हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं सी रोहित सेठी आज के इस वीडियो में आपको रिवाइज करवाने वाला हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27, दैट इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर। बहुत ही छोटा सा और एक आसान सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 का रिवीजन। और इसमें आपको सबसे पहले ये समझना है कि जॉइंट वेंचर क्या होता है। बेसिकली जॉइंट वेंचर के लिए 4 कंडीशन का सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली कंडीशन है 2 और मोर पार्टीज कमिंग टुगेदर, यानी कि अकेला बंदा जॉइंट वेंचर नहीं कर सकता, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज होनी चाहिए जो साथ में आकर मिलकर काम करेंगी। दूसरा इसके बाद होता है कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट, यानी कि इन सभी पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट नहीं होगा तो वो जॉइंट वेंचर नहीं कहलाएगा। तीसरा है कि कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 और मोर पार्टीज हैं ये कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट करेंगी कि 2 और जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी ये करेंगे। और उसके बाद लास्ट है कि इन सबका जॉइंट कंट्रोल होना चाहिए। जॉइंट कंट्रोल का मतलब क्या होता है, यहां पर कंट्रोल का मतलब ये है कि उनका ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज पर कंट्रोल होना चाहिए, यानी कि उनके कंट्रोल में ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज होनी चाहिए, उसे हम बोलते हैं जॉइंट कंट्रोल। तो यहां पर आपको यह समझना है कि 2 और मोर पार्टीज कमिंग टुगेदर अंडरटेक करेंगी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जॉइंट कंट्रोल होना चाहिए उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, और कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। याद रहे जिस रेशो में उनका ये जॉइंट कंट्रोल होगा उसी रेशो में वो प्रॉफिट्स और लॉसेस को भी शेयर करेंगे, यानी कि कंट्रोल को शेयर करेंगे। कंट्रोल का मतलब क्या हो गया, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज को, जो भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं उसको फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसीज को गवर्न करना होना चाहिए। याद रहे ज्वाइंट वेंचर के अंदर जितनी भी पार्टीज होती हैं हम उनको बोलते हैं वेंचरर। लेकिन अगर कोई बंदा जिसका कंट्रोल नहीं है, उसने बस पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टर। और यहां पर जो कंसोलिडेशन होता है वो कंसोलिडेशन होता है पीसीएम, यानी कि प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड के हिसाब से। तो प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड हमें अप्लाई करना है जब भी हम जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशंस या जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटीज या जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट, ये 3 चीजें क्या है ये आगे पढ़ेंगे। इन शॉर्ट जॉइंट वेंचर का जब भी हमें कंसोलिडेशन करना होगा तो हमें मेथड लगाना पड़ेगा प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। अब यहां से आपको यह समझना है कि जॉइंट वेंचर जो होता है वो बेसिकली 3 तरीके से बनाया जा सकता है। जॉइंट वेंचर का पहला तरीका होता है जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन, यानी कि यहां पर एक पार्टी 2 पार्टी मिलकर एक ऑपरेशन को कंट्रोल करेंगी, दैट्स इट। यहां पर एक ही ऑपरेशन को कंट्रोल किया जाएगा, इसके अलावा वो अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। ये जो जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन है यहां पर एक ये काम चल रहा होगा। इन शॉर्ट कंपनी ए अपना बिजनेस कर रही है, कंपनी बी अपना बिजनेस कर रही है, ए और बी मिलकर एक ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन। इसके बाद आती है जेसीए। जेसीए स्टैंड फॉर जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट। यहां पर क्या होता है कि ए और बी कंपनी दोनों मिलकर एक एसेट खरीद लेते हैं और उस एसेट्स के बेनिफिट्स वो उठाते रहते हैं। इस एसेट को हम बोलते हैं जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट। और इसके बाद तीसरे नंबर पर आती है जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटीज। जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी का मतलब ये हो गया कि यहां पर ए और बी मिलकर एक सेपरेट एंटिटी बनाती है, जिसको हम बोलते हैं जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी, जिसके थ्रू वो बिजनेस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन की। जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन में आपको यह समझना है जो मेजर पॉइंट है कि यहां पर कोई सेपरेट एंटिटी नहीं बनाई जाती है। यहां पर सारी वेंचरर्स की अपनी अपनी एसेट्स होती है और वो अपने आप खुद मेंटेन करते हैं। ओके जी, हर वेंचरर अपनी ट्रांजैक्शन खुद रिकॉर्ड करता है, यानी कि ए की बुक्स अलग है, बी की बुक्स अलग है। बस उनके बीच में कॉमन एग्रीमेंट होता है जहां पर आकर वो जो है वो उस जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन को आगे लेकर जाते हैं। वेंचरर्स जो है वो अपनी एसेट्स यूज करते हैं, लायबिलिटीज मीट करते हैं और सारे एक्सपेंसेस वो जॉइंट वेंचर के करते हैं। यहां पर आपको ये समझना है कि जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन से हम एक जॉइंट वेंचर का अकाउंट बनाएंगे। बेसिकली क्या होगा, जो एक होगा वो भी और जो बी होगा वो भी, दोनों एक जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन का अकाउंट बनाएंगे, यानी कि जॉइंट वेंचर का अकाउंट बनाएंगे। और उस जॉइंट वेंचर से उनको जितना भी प्रॉफिट होगा, दोनों का जितना जितना रेवेन्यू होगा, वो रेवेन्यू वो अपनी बुक्स में ले जाएंगे, दैट्स इट। यानी कि यहां पर आपको यह समझना है कि यहां पर हमें जो रिजल्ट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना होता है, वहां पे हम एक पीएनएल अकाउंट बना लेते हैं जिसको हम ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड पीएनएल बोलते हैं, और उसके बाद हम उस प्रॉफिट्स को अपनी अपनी बुक्स में ले जाएंगे। यानी कि जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन में कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती है, बस वो एक सिंगल ऑपरेशंस के लिए काम के लिए आते हैं। तो सिंगल ऑपरेशन में जो भी प्रॉफिट्स होते हैं वो ए अपना हिस्सा ले जाता है, बी अपना हिस्सा ले जाता है, दैट्स इट, राइट। इसके बाद बात आती है जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट की। जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट में भी कोई सेपरेट एंटिटी मेंटेन नहीं हो रही है। यहां पर बस वो क्या करते हैं, वो इकट्ठे आते हैं, एक एसेट खरीदते हैं और उस एसेट पे उन दोनों का कंट्रोल होता है और उस एसेट से वो अपना इकोनॉमिक बेनिफिट्स डिराइव कर लेते हैं।
राइट। अब यहां पर आपको ये समझना है कि जो भी उनका शेयर ऑफ एसेट है, यानी कि ए और बी, इन दोनों ने मिलकर अगर एसेट खरीदी है, ए ने 60% पैसा दिया, बी ने 40% पैसा दिया, तो ए अपनी बुक्स में 60% रिकॉर्ड करेगा और बी अपनी बुक्स में 40% रिकॉर्ड करेगा। जितने भी खर्चे उसके ऊपर होंगे, ए 60% करेगा, बी 40% करेगा, और जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स उनको उससे मिल रहे हैं वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो ही रहे हैं, उनके रेवेन्यू में वो ऑलरेडी ऐड हो रहे हैं। तो यहां पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बना सकते हैं सिर्फ उस एसेट के लिए और जो भी उनका एसेट में शेयर, यानी कि अपनी एसेट्स उसकी अलग है, उसकी एसेट्स अलग है, लेकिन जो जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट है उसमें 60% शेयर ए का है, तो जो ए है वो क्या करेगा, एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाएगा जिसमें उस एसेट का 60% अपनी एसेट में ऐड कर देगा। दैट्स इट। इसके बाद बारी आती है जॉइंटली कंट्रोल एंटिटी। यहां पर एक सेपरेट लीगल एंटिटी को अलग से बनाया जाता है। लेट्स से ए अपना काम कर रहा है, बी अपना काम कर रहा है, लेकिन इन दोनों ने साथ में काम करने के लिए कंपनी बना ली एबी। अब ये जो एबी है ये इनके लिए एक सेपरेट एंटिटी बन जाएगी, यानी कि एक न्यू एंटिटी है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई। अब ये सेपरेट लीगल एंटिटी अपनी एसेट खुद परचेज करेगी, अपनी लायबिलिटी खुद क्रिएट करेगी, अपने रेवेन्यू खुद बनाएगी, अपनी सेल्स खुद करेगी, यानी कि अब ये एंटिटी अपना काम खुद करेगी, राइट। अब जो रिकॉर्ड्स बनेंगे इस जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी के अलग बनेंगे, ए के अलग बनेंगे, बी के अलग बनेंगे। अब ये जो जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी है इसको कंसोलिडेट करना होगा हमें ए के साथ और इसी को कंसोलिडेट करना होगा हमें बी के साथ, तो उसके लिए हम यूज करेंगे प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड ये कहता है कि ए का जितना भी उसमें प्रोपोर्शन होगा ए उस हिसाब से अपनी बुक्स में कंसोलिडेट कर लेगा और बी का जितना उसमें शेयर होगा बी उस अपने हिसाब से उसमें कंसोलिडेशन कर लेगा। तो ये है बेटा आपका जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटीज। अब बात ये आती है कि प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड लगाना कैसे है। तो बेटा प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड के लिए आपको ये समझना है कि हमें एक सेपरेट लाइन डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेपरेट लाइन डिस्क्लोजर? लेट्स से ए की अपनी एसेट है 5 करोड़ की और वो जो जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी है उसकी एसेट है 10 करोड़ की। उस 10 करोड़ में से ए का शेयर है 40%, यानी कि ए की एसेट उसमें से कितनी हो गई, 4 करोड़ की। तो अब ए जब कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाएगा तो अपनी एसेट्स 5 करोड़ अलग डिस्क्लोज करेगा और जेसीई की 4 करोड़ की एसेट को अलग डिस्क्लोज करेगा, यानी कि सेपरेट लाइन डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब डिस्क्लोजर तो प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड से ही होगा और वहां पर आपको डिस्क्लोजर किस किस का देना है, आपको डिस्क्लोजर जो देना है वो प्रॉफिट का, लॉस का, एसेट का, लायबिलिटी का, आपको सबका डिस्क्लोजर देना है कि एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस सबका बताना है आपको। अलग अलग डिस्क्लोजर देना है, लेकिन आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि आपको सेपरेट लाइन आइटम डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। कुछ बातों का और ख्याल रखना आपने, जिसमें से सबसे पहली बात है सब्सटेंस ओवर फॉर्म, यानी कि अगर फॉर्म ऑफ नेचर एंड फॉर्म ऑफ जॉइंट वेंचर ये कहता है कि 50-50% प्रॉफिट है लेकिन एक्चुअल में ए का कंट्रोल 80% है, तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म ये कहेगा कि कंसोलिडेशन 80% के हिसाब से होगा। दूसरी बात, जितने भी जॉइंट एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, इनकम एंड एक्सपेंस है, उसका एक सेपरेट लाइन डिस्क्लोजर होगा, ये हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद जेसीई और उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिपोर्टिंग पीरियड सेम होना चाहिए और अगर रिपोर्टिंग पीरियड सेम नहीं है तो मैक्सिमम 6 महीने तक का डिफरेंस चल सकता है, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं चलेगा। ये बात हमने AS21 और AS23 में भी पढ़ी थी। इसके बाद जो स्टैंड अलोन बैलेंस शीट है और जो जेसीई की बैलेंस शीट है उन दोनों का अंदर पॉलिसी सेम लगी होनी चाहिए, यानी कि यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी होनी चाहिए और अगर यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है तो उसका भी आपको डिस्क्लोजर एक अलग से देना पड़ेगा। अब यहां पर आपको क्या समझना है, जितना पैसा इसने इसमें इन्वेस्ट किया है, यानी कि स्टैंड अलोन बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर आ रही होगी और जॉइंट वेंचर में कुछ नेट एसेट्स आ रही होंगी, यानी कि उसमें से इसका हिस्सा कितना है। लेट्स से इसने इन्वेस्ट करे थे 5 करोड़ और वहां पर नेट एसेट्स है, टोटल मिलाकर नेट एसेट्स है 8 करोड़। अब ये 8 करोड़ में इसका हिस्सा है 40%, 8 करोड़ का 40% होता है 3.2 करोड़। अब इसने इन्वेस्ट करे 5 करोड़ पर उसका हिस्सा है सिर्फ 3.2 करोड़, तो 1.8 करोड़ की हो जाएगी गुडविल और अगर ऐसे ही रिवर्स होगा तो कैपिटल रिजर्व हमारे को बनाना पड़ेगा। बेटा यहां पर आपको जो सबसे मेजर पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, वो ध्यान रखना है। वो क्या कि अगर कोई भी पेमेंट ऑपरेटर को हुई है, ऑपरेटर कौन होता है, ऑपरेटर वो होता है जो बेसिकली जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी को रन कर रहा है, तो अगर कोई पेमेंट ऑपरेटर को हुई है तो वो पेमेंट जो है वो एक्सपेंस के तौर पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करी जाएगी और जो बंदा ऑपरेटर के तौर पे काम कर रहा था उसके लिए ये रेवेन्यू हो जाएगा और वो इस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेगा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। लेकिन यहां पर पीसीएम यानी कि प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड डिस्क्लोज एक्सेप्शन मिली हुई है सिर्फ 2 केसेस में और यही सेम एक्सेप्शन इक्विटी मेथड में भी थी और AS23 में। और वो क्या एक्सेप्शन है कि अगर कोई टेम्परेरी बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करी गई है तो वहां पर आपको ये मेथड लगाने की जरूरत नहीं है और अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे इन्वेस्टमेंट है जहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है, यानी कि लॉन्ग टर्म रिस्ट्रिक्शन, आप शेयर्स बेच नहीं सकते,
तो इन दैट केस वहां पर भी आपको पीसीएम लगाने की जरूरत नहीं है। बेटा डिस्क्लोजर के नाम पे बात करें तो आपको कंटिंजेंट लायबिलिटी में जो शेयर है उसका डिस्क्लोजर देना, अगर कोई कैपिटल कमिटमेंट्स है तो उसका डिस्क्लोजर देना, और आपके जितने भी जॉइंट वेंचर है उन सबकी लिस्ट और आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरेस्ट बताना पड़ेगा। तो इसी के साथ हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यहां पर खत्म होता है, और अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आपको सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।